के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने श्री स्वामीनारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। कहा, निहित स्वार्थ के लिए बांटने की साजिश में लगे लोगों की कोशिश को करना है नाकाम। तेज हुआ चुनावी संग्राम। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। झारखंड की 43 और 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीट पर प्रचार का अंतिम दिन। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के सरायकेला और तमाड़ की रैली। जेएमएम और कांग्रेस पर आदिवासियों का अधिकार लूटने का लगाया आरोप। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से किए वादे पूरा करने की कही बात। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। अगले साल 13 मई तक है कार्यकाल। और गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उभरती प्रतिभाओं पर होगी केंद्रित। इस बार फ्यूचर इज नाउ पर रहेगा फोकस। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि स्वामीनारायण की प्रेरणा ने आजादी के समय भारत को पुनर्जीवित किया। भगवान स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। इस दिशा में शिक्षापत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि वड़ताल धाम आज इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है। पीएम मोदी ने निहित स्वार्थ के लिए देश को बांटने की साजिश का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनके पुराने चुनावी विज्ञापन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस विज्ञापन में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी को भद्दा पेश किया है। इस विज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने अपनी मंशा भी जाहिर की है। पीएम ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी पिछले कई सालों से कांग्रेस के एजेंडे का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी साजिश में सफल होने पर आपका आरक्षण छीन लेगी। इस मौके पर
पीएम मोदी ने एससी, एसटी, ओबीसी समाज को एकजुट रहने की सलाह भी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के सरायकेला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के राज में आदिवासियों का अधिकार घुसपैठियों ने लूट लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर हम कानून लाएंगे कि अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी लड़की से शादी करता है तो लड़की की जमीन घुसपैठिए के नाम नहीं होगी और जो जमीन हड़पी गई है उसे भी भाजपा सरकार वापस दिलाने का काम करेगी। पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो, भाजपा की सरकार बना दो। आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक देंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे, आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के तमाड़ में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरते हुए वादा किया है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर पाई पाई का हिसाब होगा। अभी कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर से 35 करोड़ पकड़ा गया। झारखंड के युवाओं, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है जो कांग्रेस और जेएम हजम करेगी। अब उनको लगता है कि पैसा हमारा हो गया। आप चिंता मत करो, मैं आपको वादा करता हूं आपकी पाई पाई वापस झारखंड के खजाने में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने की मंशा रखने का आरोप लगाया। आपका आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी समाप्त करने जा रही है। ये राहुल बाबा को जो बोलना है वो बोलने दो। जब तक भाजपा का एक भी विधायक या सांसद है, हम आदिवासी और पिछड़ा का आरक्षण नहीं जाने देंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में रोड शो किया। उप मुख्यमंत्री ने नागपुर से 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है, जिसमें 2 बार नागपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से और 3 बार नागपुर दक्षिण पश्चिम की सीट शामिल है। राज्य की सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके लिए हर राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के छतरपुर में चुनावी रैली की। चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हम झारखंड में अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करेंगे। हमने जो कर्नाटक में किया 5 गारंटी, उसको निभाया। तेलंगाना में किया, निभाया। हिमाचल में किया, निभाया। और आज झारखंड में बोल रहे हैं हम, ये जो 3,000 रुपए देने की बात की, एमएसपी की बात की, ये भी हम निभाएंगे, देखे रहेंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के साथ एक रोड शो किया।
वायनाड में हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। वायनाड में त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रियंका गांधी के अलावा भाजपा की नव्या हरिदास और वाम गठबंधन के सत्येन मोकरी चुनावी मैदान में हैं। You have won a huge place in my heart. It has gone beyond politics. So anytime I can help anybody in Wayanad, the people of Wayanad, your issues, your tourism, your tea, your coffee, if I can show the beauty of Wayanad to the people of the rest of the country, to the people of the rest of the world, I will happily do it. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पुराने विज्ञापन का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस विज्ञापन से सामने आ गया है। कांग्रेस पहले कहती थी कि जाति से नहीं, मेरिट से चीजें तय होनी चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक के चक्कर में 10% मुसलमान आरक्षण के लिए सहमति दे रही है। ये उनकी एड है जो वर्षों पहले वो पेपर में देते थे कि इक्वालिटी को एक हैंड दीजिए, कास्ट से नहीं मेरिट से चीजें डिसाइड होनी चाहिए। ये उनका असलियत है कि पहले कहते थे ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज जाति में हिंदू सोसाइटी को बांटना चाहते हैं, पर मुसलमानों की जातियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को एक करो, वोट बैंक को एक करो, यही इनकी पूरी रणनीति है। इनको वोट बैंक जिहाद सेकुलर लगता है, बांटोगे तो कटोगे, तो ये वाला इनको सांप्रदायिक लगता है। उनको एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक लगता है। पर गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, साधु संत राजनीति में ना आए, ये इनको सेकुलर लगता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में इन योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सहरिया आदिवासी परिवारों को भी मिल रहा है। प्रदेश के शिवपुरी जिले में 2 लाख से ज्यादा सहरिया आदिवासी परिवार रहते हैं, जो अति पिछड़ी जनजाति में शामिल हैं। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन आवास योजना, ग्रामीण आजीविका समूह में जोड़ना, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजना का लाभ लोगों को दिया जा रहा है, जिससे ये सहरिया आदिवासी परिवार विकास की मुख्य धारा में आगे आ सकें। मुझे प्रधानमंत्री आवास की तरफ से पहली किस्त मिल चुकी है। इससे मैंने काम चालू भी कर दिया है और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डबिया से बोलिया हूँ नेपाल। मोदी जी ने हमको आवास दी है। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना मिल चुकी है और हमें पहली किस्त आ चुकी है। हम बनाना शुरू कर रहे हैं और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं बढ़िया, और मुझे आवास मिल गया है, वो मैंने पक्का मकान भी बना लिया बढ़िया। मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति को मिला केंद्र की योजना का लाभ। प्रदेश के शिवपुरी जिले में 2 लाख से ज्यादा सहरिया आदिवासी परिवार रहते हैं। पीएम आवास योजना, पीएम जनमन योजना, ग्रामीण आजीविका का लाभ इन आदिवासियों को मिल रहा है। ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बार भी भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जिनसे हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने खास बातचीत की। इस बार G20 का शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो शहर में होने जा रहा है, और इस बार भी पिछले साल की तरह जो G20 के शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं, और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज में। इस बार पिछले साल इंडिया ने छोड़ा था जिन बातों को अपने घोषणा पत्र में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, उन तमाम इशूज को अब ब्राजील किस तरह से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है हम सबके आगे वो है ग्रोथ की, क्योंकि अगर ग्लोबल ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केवल 12% अभी तक अचीव हुए हैं, और 2030 तक उनको पूरा अचीव करना है। इसलिए ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन पर फोकस हो पाएगा। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे अचीव किए जाए।
पर जो ब्राज़ील की फ़िलॉसफी है, जो उस पर वो फोकस कर रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो राष्ट्रपति लूला का, वो है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, जिसमें हम भी सदस्य बने हैं और बाकी G20 सदस्य भी बने हैं। पर हंगर और पॉवर्टी को अगर हटाना है दुनिया से, तब ये आवश्यक है कि ग्रोथ भी बढ़े। पिछली बार पीएम मोदी के लीडरशिप में ही G20 में ही अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया G20 में, और इस बार वो फुल फ्लेज्ड एज अ मेंबर वो वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। तो ये जो एक वॉइस है ग्लोबल साउथ की वॉइस, उसमें हम जानते हैं कि इंडिया है, ब्राज़ील है, अफ्रीकन यूनियन के तमाम 55 कंट्रीज़ हैं। तो ये एक जो एक फोरम है G20 का, जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन में अब शामिल हो गया, ये किस तरह से उनकी वॉइसेस को और भी मजबूती प्रदान करेगा? तो हम जो काम करेंगे, भारत जो काम करेगा, सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करेगा। हम ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका हो, अर्जेंटीना हो, मेक्सिको हो, सऊदी अरेबिया हो, सब, और सारे देशों को मिलाकर हम काम करते हैं। और इसीलिए ये कंसेंसस बनाने में एक पिछली बार हम लोग कर पाए पूरी कंसेंसस, और वही पूरी कोशिश रहेगी इस बार भी। और ब्राज़ील की हम मदद करेंगे सारे इमर्जिंग मार्केट्स के साथ मिलके, ग्लोबल साउथ के साथ मिलके। और इंडिया, भारत हमेशा एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक निर्देश है। तो ये थे G20 के शेरपा अमिताभ कांत, जिनका कि साफ तौर पे कहना है कि जिन बातों को भारत ने आगे बढ़ाया था, उन्हीं बातों को G20 जो कि ब्राज़ील में होने जा रहा है, उसको और भी मजबूती प्रदान किया जाएगा। और ग्लोबल साउथ की वॉइस, चूँकि अफ्रीकन यूनियन भी इस बार एक फुल फ्लेज मेंबर की तरह शामिल होने जा रहा है, तो उनकी वॉइसेस को भी लगातार भारत आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश को आज नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह आयोजित हुआ। जस्टिस खन्ना अब 13 मई 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। हरियाणा के सिरसा में किसान कर रहे हैं पराली को मशीनों से समाप्त। जी हां, अब यहां के किसान खेतों में पराली को नहीं जलाते, बल्कि पराली का इस्तेमाल खेतों में ही किया जा रहा है। इसकी वजह से इनके खेतों की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ने लगी है। पराली प्रबंधन को लेकर कितने जागरूक हुए हैं सिरसा के किसान, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सिरसा के गांवों में पराली की समस्या एक बीते जमाने की बात हो चुकी है। जी हां, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बालासर से किसान हैं, 42 एकड़ की जमीन पे खेती करते हैं। 2018 से पहले ना तो बहुत जिनकी पराली बार्निंग होती थी, अब तो साढ़े ना मात्र है। अब सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं होगी, जिसमें मशीनरी प्रोवाइड करवाई गई है, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, बेलर वगैरह गांठे बनाकर बाहर निकाल देते हैं। जिसकी पराली ज़्यादा होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो वैरायटियों की पराली कम होती है उसको बीच में इन सीटों कर देते हैं। 2019 से पहले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, लोग बता रहे थे। पहले क्या दिक्कतें थी, अब कितना राहत महसूस करते हैं? ऐसे अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, सिस्टम में भी आ गई, और ज़मींदार भी थोड़ा जैसा समझदार हो गया, तो इस कारण थोड़ा जी बचाव है। पराली के लिए ये साधन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे सुपर सीडर मिल रहा है, बहुत समाधान हो रहा है। पहले तो सारी समस्याएं थी जी। पहले इस टाइम ये जो टाइम है, इस टाइम सांस नहीं आता था, आंखें जलन, बुरा हाल था। अब 3-4 साल से ये प्रॉब्लम घटती जा रही है। अब तो इस बार तो बहुत कम है, थोड़ा बहुत है। पराली जो अंदर जाएगी ज़मीन के, पशु जैसे खाता है तो वो गोबर करता है, उस जल्दी बनती है, इसमें थोड़ी लेट बनती है। काम तो वही है, वही खाद बन रही है। तब किसान धीरे धीरे समझदार हो रहे। अब जो लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, लोगों को पता चल गया पराली जलाने से डबल नुकसान है। एक तो स्वास्थ्य का नुकसान तो है ही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखें बढ़ती है। दिल्ली तो पता नहीं क्यों धुआं कब भोगता है, लेकिन पहले हमारे तो जब भी तीला लगाते हैं तुरंत हमारी नाश में जाता है। दूसरा, जैसे जैसे लोगों ने पराली प्रबंधक से पराली अंदर मल्चिंग की है, जैसे कोई रूटावेटर से की है, किसी ने हैप्पी सीडर सुपर जैसे की है, उससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति काफ़ी बढ़ी है। और यूरिया वगैरह खाद की 25% तक कम डालनी पड़ती है। और मेरे जैसे छोटे किसान हैं जी, वो खुद का अपना जो इम्प्लीमेंट सुपर सीडर वगैरह ले नहीं सकते, क्योंकि इसकी कॉस्ट लगभग 2-2.5 लाख के रुपए है जी। जैसे जो संस्था कर रही है उपराला, इससे हमें फ़ायदा होगा जी, और भी हम किसानों को जागरूक करेंगे। ये सुपर सीडर मिले हैं अब,
आग नहीं लगाएंगे जी, औरों को भी रोकेंगे आग लगाने से। कहीं ना कहीं ये किसान खुद जागरूक हो चुके हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि पराली को नहीं जलाना है, बल्कि इस तरह से पराली का प्रबंधन करना है और भविष्य में इसे खाद बनाकर अपने खेतों में डालना है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, हिसार, हरियाणा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के प्रमुख प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पर रकम वसूल करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, सूचना मिल रही है कि झारखंड के कुछ जिलों में प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए व्यापारियों, कारोबारियों में मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। ऐसी ही एक सटीक जानकारी मिलने पर मैंने मुख्य सचिव को सूचित कर कहा है कि ऐसे सारे अधिकारियों को ये गलत काम करने से रोकें। प्रशासनिक मर्यादा एवं शासन पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मैं ऐसे किसी बेईमान वसूलीकर्ता अफसर का नाम अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं राज्य के छोटे बड़े अफसरों के करबद्ध अपील करता हूं कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनावी लेवी वसूलने के बेजा हरकतों से बाज आएं। मैं वादा करता हूं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार की तर्ज पर कानून बनाकर वैसे बेईमान अफसरों की संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान सीधे जब्त कर उसका उपयोग स्कूल, अस्पताल खोलने जैसे पब्लिक के सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।